नमस्कार। ज्ञानस्तु चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा। हम लोगों ने पिछली पॉलिटी क्लास में जो समितियां थी वो देखी थी और लगभग उसमें कुछ समितियां हमने देख ली थी और मैंने बताया था कि कुछ समितियां रह गई हैं और इसके बाद ये समिति का आखिरी लेक्चर है। और समिति के साथ साथ यहाँ पर संसद का भी जो टॉपिक चल रहा था हम लोग इतना लंबा इतने दिनों से, वो भी समाप्त होता है अगली वाली पॉलिटी क्लास में। राज्य का विधानमंडल, राज्य के बारे में समझेंगे और वो समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोग संसद को बहुत ठीक से पढ़ के आ चुके हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा थोड़ा रेफरेंस पढ़ेंगे, जरूरी चीज़ें पढ़ेंगे और बाकी मैं रेफरेंस आपको दे दिया करूँगा कि हम लोग पीछे जैसे सेम पढ़ के आए बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो आपको उसको पढ़ने में तकलीफ नहीं होगी, इसलिए इसमें अच्छे से देर लगी हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर आप इसको ठीक से, हो सकता है कि कुछ कुछ बीच में पॉज आ गया, हम लोग वीडियो नहीं कंटिन्यू कर पाए, ठीक है, वो कुछ ही समय की और बात जा रही है। दरअसल मैं एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ संग में और मुझे 2-3 लोगों की हेल्प चाहिए, तो वो पूरे हो जाने वाले हैं, तब हम लोग अच्छे से वीडियोस को कंटिन्यू कर पाएंगे और आप भी उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो भी लंबा समय लगा संसद वाले में, आप उसको पीछे जाके देख लेंगे यदि, तो संसद में आपको कुछ बचेगा नहीं। और एक आध कुछ चीज़ बच रही है तो आप उसको बता दीजिएगा, वो भी बता दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो कुछ वैसे नहीं बच रहा है एग्जाम के पॉइंट के हिसाब से भी, और अगर हम लोग किसी से वार्ता करें तब भी जो चीज़ चर्चा में है वो मैंने लगभग लगभग सारी चीज़ आपको बता दी है। ठीक है, अब जो कुछ समितियां बची हैं उनके थोड़े से नाम बस और ध्यान रख लो आप लोग, और बाकी उनका कार्य क्या है वो समझ में आ जाएगा। उनके नाम से भी कई बार ध्यान आ जाता है। तो वो एक, फिर हम लोगों ने लगभग, मुझे शायद नंबर ध्यान नहीं है, शायद मेरे ख्याल से उसमें 11 चुकी थी और ये 12वीं समिति हो जाएगी। ऐसे अगर नाम नंबर से आपको ध्यान रखना है तो ये आ रही है याचिका समिति। अब इसका नाम है याचिका समिति, यानी कि ये समिति है, इसका नाम, इसमें कुछ सदस्य वगैरह होंगे होंगे जो है, ठीक। सदस्य शायद मैंने इसमें नहीं लिखे हैं, चलो इसमें लोकसभा में 15 सदस्य हैं, यानी कि याचिका समिति राज्यसभा में अलग है और लोकसभा की याचिका समिति अलग है। तो जो लोकसभा की याचिका समिति है उसमें कितने 15 सदस्य हैं, जो राज्यसभा की याचिका समिति है उसमें कितने 10 सदस्य हैं। ठीक, सदस्य याद रखो मत रखो, अब इन सबके, अब इनका काम ध्यान रखो कि याचिका समिति क्या काम करती है। तो याचिका से समझो यानी कि जनता याचिका डालती है, पिटीशन जैसे हम लोग न्यायालय में डालते हैं, ऐसे ही जनता द्वारा इसमें याचिका दी जाती है। ठीक है, जनता द्वारा याचिका दी जाती है। अब किस मामलों पे, जनता किन मामलों पे देगी, बहुत लोक महत्व का इंपॉर्टेंट बहुत मामला हो तब देगी। तो जनता जो लोक महत्व के संदर्भ में होती है, या फिर किसी विधेयक, कोई ऐसा विधि बिल ऐसा चल रहा है चर्चा में है, तो जनता उसमें याचिका दे कि भैया इन बिलों को इस पे चर्चा करी जाए, इस पे एक बार फिर से देखा जाए। तो जो याचिकाएं आएंगी वो याचिका समिति देखेगी, पहले सीधे संसद के लोकसभा के अध्यक्ष के पास नहीं पहुंच जाएगी, लोकसभा के अध्यक्ष के पास पहुंच गई, जनता ने ऐसे भेजी, ऐसे नहीं, उसकी एक समिति अलग से बनी है, पहले समितियों के पास भेजाएगा, समिति बहुत ठीक ठाक से उस पर देखेगी, सबको अच्छे से याचिका जो आएंगी उनको देखेगी। तो और ऐसी संघ सूची का कोई विषय हो सकता है जुड़ा हुआ, तो उस विषय पे जनता अपनी याचिका दे सकती है। यानी कि जनता याचिका किस पे दे सकती है, कोई विधेयक बहुत चर्चा में उसके ऊपर लोक महत्व का मुद्दा है तो, या कोई संघ सूची का विषय उस पर भी याचिका डाल सकती है। तो वो याचिका जब देगी तो याचिका समिति उस पर ठीक ठाक देखेगी, तो याचिका समिति अपनी एक रिपोर्ट बनाएगी, वो सदन को सौंपेगी। अब जिस राज्यसभा वाली राज्यसभा को भेजेगी और लोकसभा वाली लोकसभा को, तब उसमें और आगे कार्रवाई होगी, लेकिन पहले याचिका समिति पे आएगा। तो इसका बस नाम ध्यान रख लेना, कार्य ध्यान रख लेना। अगला आ जाओ, अगली 13 क्या है, गैर सरकारी सदस्यों, यानी कि गैर सरकारी सदस्य कौन होते हैं, जो सरकार में नहीं चल रहे हैं, यानी कि प्राइवेट मेंबर जिसे बोलते हैं। तो गैर सरकारी सदस्य यानी कि प्राइवेट मेंबर के विधेयकों, यानी कि जो उनके जो बिल होंगे तथा संकल्पों से संबंधित समिति, यानी कि मेन काम क्या है, सरकार का काम है, सरकार की जो मंत्री होते हैं वही बिल लेके आते हैं, अमूमन उन्हीं के बिल वगैरह पास होते हैं, उन्हीं की बात होती है। प्राइवेट मेंबर बिल लेके आते हैं तो उनके हमेशा रिजेक्ट हो जाते हैं, कभी कभार पास हो जाते हैं, एक आध की बात अलग है, लेकिन अधिकतर प्राइवेट मेंबर के बिल पास नहीं होते हैं। अब जो गैर सरकारी सदस्य हैं वो कौन है, प्राइवेट मेंबर तो हैं, तो प्राइवेट मेंबर अगर बिल लेके आ रहे हैं तो वो बिल लेकर, उनसे पहले एक समिति बनी, उनके लिए समिति बनी क्या, तो ये केवल लोकसभा में, पहले तो ध्यान रखना इसमें 15 सदस्य हैं, 15। राज्यसभा में ऐसी समिति कोई नहीं है गैर सरकारी सदस्यों के लिए।
अब इसका काम क्या है देखो, गैर सरकारी जो लिखा है वो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की जांच करना, ठीक है। यानी कि जो विधेयक आएंगे, वो बिल जो लेके आएंगे प्राइवेट मेंबर, उनके मेंबर्स के जो प्राइवेट मेंबर्स है उनके बिल की जांच करेंगे कि ठीक ठाक क्या है, जो भी चीजें देखेंगे वो देखेंगे, बाद में पहुंचेगा जाके पटल पर, जो सदन के पटल पर पहुंचते वो बाद में पहुंचेगा। तथा चर्चा के लिए समय निर्धारित करना, यानी कि ये समिति क्या करेगी, जो प्राइवेट मेंबर जो बिल लेके आए हैं उन बिलों पर पहले जांच करेगी उनकी, ठीक है। जांच का मतलब है वही सब जो हम पीछे बात देख चुके, जो बिल आएगा तो उसकी सब चीजें देखी जाएगी कि जो भी चीजें नियम है उसके अधीन है, सब चीजें नहीं है, हम पीछे बात कर चुके। तो वैसे ही जांच करेगी। जांच करने के बाद चर्चा के लिए समय निर्धारित होगा इसी समिति द्वारा कि ठेकेदार जो कैसे करके जो इसमें कार्य का आवंटन है, समय का आवंटन कैसे करके सदन का कार्यवाही कैसे चल रही है, उसके बीच में कहीं इसकी जगह दी जाएगी, कहीं चर्चा, इनका भी इसके ऊपर भी चर्चा हो। तो ये चर्चा का काम किसका, बीएससी का काम है वैसे तो, यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम है। लेकिन लोकसभा में इसके लिए एक अलग से समिति बना दी गई है कि भाई आप ये देख लो, बीएससी का काम वैसे ही बहुत ज्यादा है। लेकिन राज्यसभा में क्या है, तो राज्यसभा में ये काम बीएससी देख ले रही है, राज्यसभा में ये काम बीएससी देख ली। हालांकि राज्यसभा के ऊपर भी बहुत सारा अधिक भार है, कार्यभार, लेकिन फिर भी राज्यसभा जो अभी जैसा है मैं वैसे बता रहा हूँ कि राज्यसभा में ये काम बीएससी देख रही है और लोकसभा में इस काम के लिए बीएससी से अलग एक समिति बना रखी है। जबकि ये काम वैसे बीएससी का, ये बीएससी ये काम देख सकती है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारा लोड है, इसलिए लोकसभा में अलग है और राज्यसभा में यह काम बीएससी ही देख रही है। अच्छा, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को इस समिति में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो विधेयक बिल आ रहे हैं किस संबंधित आ रहे हैं वो भी तो पता चले। तो लोकसभा को उपाध्यक्ष इसमें भी मतलब थोड़ा सा केंद्र ने अपनी मजबूती लगा दी, जो सरकार होती है केंद्र में सत्ता है उसने अपनी मजबूती दिखा दी है। इन्होंने कहा है कि लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होंगे, भले अध्यक्ष नहीं हो, लेकिन जो उपाध्यक्ष है वो सदस्य इस समिति में जरूर होंगे, और जो उपाध्यक्ष होंगे वो जब उपाध्यक्ष समिति में अगर बैठे हैं तो अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष ही होगा। यानी कि अध्यक्ष कौन होगा इस समिति का, लोकसभा का उपाध्यक्ष, ठीक। ये लिखा है लोकसभा के उपाध्यक्ष जरूरी, यानी इस समिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष होना जरूरी है। एंड ये एंड वाला साइन है, वही अध्यक्ष होते, और जब अध्यक्ष कौन बनेगा फिर इस समिति का, जो लोकसभा के उपाध्यक्ष वही माने जाएंगे फिर, ठीक। एक हिसाब से ऐसे मान के चले आप, ये हो गया गैर, यानी कि प्राइवेट मेंबर भी बिल लेके आ रहे लोकसभा में तो वहां पर भी एक समिति बनी उसके लिए। बाकी अगली समिति नियम समिति, इसका नाम ध्यान रख लें। तो नियम समिति से आपको नाम से ध्यान आ रहा है, यानी कि जो कार्य संबंधित विषय मामले हैं कि कार्य कैसे चलेगा, वो सुचारू रूप से चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके संबंधित ये समिति बनी है। वो ये समिति इसी पे डिसाइड करेगी, यानी कि कार्यवाही हो रही है सदन की वो ठीक ठाक चल रही नहीं चल रही। अच्छा, वो ठीक ठाक चल रही नहीं चल रही तो ठीक है, और उस पर विचार करेगी, और उनमें कोई संशोधन अगर होना है तो उसको संशोधन करेगी, सुझाव देना सुझाव देगी आदि, ये सब काम नियम समिति करेगी कि भाई ये नियम थोड़ा ऐसा चेंज होना है, वैसा होना है। फिर अगली समिति देखते हैं हम लोग, ये क्लियर हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी आश्वासनों, ये खाली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको नाम ध्यान रखें कि ऐसी भी एक समिति है और इसके काम ये होते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे सदस्य, इसमें मैंने सदस्य वगैरह लिखे ही नहीं फिर, और मैं भी भूल जाऊंगा कई बार, इतना क्यों लिखूं, आपको बस खाली ध्यान है ये नाम है, इसका काम ये। सरकारी आश्वासनों, ये समिति देखो, संबंधित समिति सरकारी आश्वासनों से संबंधित एक समिति है। लोकसभा में अलग है कि लोकसभा में और राज्यसभा में अलग, तो लोकसभा में 15 सदस्य है और राज्यसभा, ये मैंने छोटा छोटा लिख रखा है, अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, ये मैंने ऐसे एरो मार दी, दो एक ऐसे एक नीचे। लोकसभा में 15 सदस्य हैं और राज्यसभा में 10 सदस्य हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें इसका काम क्या है समिति का, इसका काम यह है कि सरकार जो वादे कर रही है, बार बार आश्वासन दे रही है कि ऐसा हो जाएगा पूरा, वैसा हो जाएगा, वचन दे रही है, प्रतिज्ञा दे रही है, तो ये जितने समय में पूरे करने के लिए गए, पहले तो जो वादा है वो आपका पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये तो वो देखेगी। उसके बाद अगर वादा पूरा मान लो हो भी गया है तो वह जो तय समय सीमा के अंदर है, जितने समय में आपने कहा था उतने समय में ही किया है, तो उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे तो वो देखी जाएगी। तो यानी कि जो आश्वासन है, सरकार ने जो अपने आश्वासन या वचन या प्रतिज्ञा जो आदि दिए थे वो पूरे कर लिए नहीं करे, और अगर कर भी लिए तो समय पर पूरे किए या नहीं किए, तो ये क्वेश्चन मांगे जांचती है ये समिति। तो यानी कि सरकार के आश्वासनों से संबंधित भी एक समिति बनी हुई है, देखती है कि सरकार ने अपने वादे पूरे किए नहीं किए, तभी तो आपको जो पता चलती रहती है कि पुराने मामले में
कि सरकार ने बहुत पहले वादा किया था, अचानक से उस टाइम वो जब उसका समय पूरा हो जाएगा तो वो चीज़ हाईलाइट हो जाती है। वो कैसे हाईलाइट हो जाती है कि समितियाँ ही थोड़ा बहुत बताती हैं और फिर नोन में आ जाती है, वरना इतना पुराना कौन ध्यान रखेगा कि कभी कोई वादा किया था नहीं हो पा रहा, बहुत मोटा मोटा वादा है और बहुत महत्वपूर्ण वादा है तो इंसान ध्यान रखे। छोटे मोटे वादे भी ध्यान नहीं रखे जाते हैं। तो छोटे वादे सरकार मतलब एक साल में सरकार कई सारे वादे होते हैं, तो ये होगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा, और लंबा लंबा साल के लिए होते हैं कि 10 साल बाद 15 साल बाद हम इसकी कायाकल्प कर देंगे, यहाँ का ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, यहाँ पर ये होगा वहां पर वो होगा। 10-15 साल बाद सब भूल जाते हैं बातें। कोई बहुत बड़ी बात है जैसे राम मंदिर है या फिर 370 धारा 370 ऐसी बात है तो याद रखता है इंसान, छोटी छोटी बातें नहीं रखता है। तो ये समितियां उन पे काम करती हैं। तो वो इसका काम ये है कि आपने 5 साल पहले 3 साल पहले एक वादा किया था, वो उसका समय पूरा हो गया, आपको पूरा नहीं हुआ, तो जब हाईलाइट में लाइमलाइट में आता है और उस टाइम अगर वो मुद्दा जोर पकड़ने वाला है तो वो जोर पकड़ जाता है। तो ये ऐसी चीजें समझ में आती हैं। तो ये समितियां ऐसे इसके पीछे काम करती है। ठीक है, आपको दिखती ना अचानक से कोई रील में कोई वीडियो पुरानी दिखती है कि बहुत पुराने कोई मंत्री ने पहले ऐसा किया था, फिर आज की वीडियो दिखती है कि अब तो वो हो गया पूरा या नहीं हुआ, ऐसे करके बातें, तो वो तभी पता चलती है कि ऐसे रिपोर्ट्स आती हैं और उसके बाद में और फिर पुरानी वीडियोस खंगाली जाती हैं, डेटाबेस तो होता ही है सब पड़ा हुआ, तो ऐसी चीजें आपको मिलती है। तो ये एक समिति है, आश्वासन और जो वादे वगैरह आप वचन दे रहे हैं उनके ऊपर समिति बनी हुई है। यानी कि हम लोग जो कितने लोग अरे अरे चिंता मत करो ऐसा काम हो जाएगा, चिंता मत करो वैसा काम हो जाएगा, तो हमारे रिकॉर्ड्स कोई रख नहीं रहा है, तुमने 3 साल पहले ऐसा कहा था अभी तक हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर हमारे रिकॉर्ड्स भी रखे जाए तो हमारी भी समझ में आएगा कि हमने पहले बहुत कुछ ऐसा कहा था अभी तक कुछ नहीं कर पाए हम लोग, या फिर हम लोगों ने कहा कि इस बार नौकरी ले लेंगे अभी तक नौकरी नहीं ले पाए, या इस बार चलो हम कुछ कहीं घूमने जाएंगे नहीं जा पाए, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो ये समिति है कैसे जांच करेगी। अब क्या है, एक समिति आया अगली वाली लाभ के पद, हमने बताया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो वाली बात करी थी, हम लोगों ने पीछे कई बार बात कर चुके हैं। तो लाभ के पद पर संयुक्त समिति, यानी कि लाभ के पद के बारे में संयुक्त समिति है। तो जो आर्टिकल 102, एक ध्यान रखना, तो आर्टिकल जो 102 है यानी संविधान का अनुच्छेद 102 के तहत लाभ का पद घोषित करना, इस समिति का काम क्या है, वो ये बताएगी कि ये वाला पद भी है, कोई भी पद उठा लो, जैसे डीएम का पद है, किसी और प्रकार का पद है, तो ये वाला पद लाभ के पद में शामिल हो जाए, घोषित कर देना। ये वाला घोषित करते कि समिति घोषित करेगी कि इस वाले पद को लाभ के पद में शामिल कर लो। जैसे थे ना 56 पद वाले मामला, बात कर दिया, ऐसे करके मामला देखे हमने कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम पीछे पढ़ चुके सब। तो 102 के तहत, आर्टिकल 102 के तहत ये जो है समिति, ये लाभ के पद को घोषित करवाती है कि भाई ये पद लाभ का पद होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, और निर्हरता से जुड़े यानी डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़े मामलों की जांच करना। यदि कोई पद लाभ के पद में आ रहा है, तो कोई व्यक्ति आ रहा है, तो उसकी निर्हरता यानी डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि लाभ का पद, पीछे हमने कई बार पढ़ा कि इसका सदस्य होने के लिए या ये व्यक्ति होने के लिए या यह बनने के लिए या यह पद धारण करने के लिए आपको लाभ का पद नहीं होना चाहिए, तो लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, तो उसकी वो निर्णयता डिस्क्वालिफिकेशन जांच करने के लिए भी ये समिति जांच करती है। ये इसका अन्य काम है, लेकिन मेन काम इसका क्या समिति का, 102 के तहत लाभ का पद घोषित करना। ठीक है, ये काम है, ये सेकेंडरी काम है इनका, डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़े मामलों की जांच करना, यानी कि निर्भरता से जुड़े मामलों की जांच करना। ठीक है, तो एक समिति ये हो गई लाभ के पद वाली। एक समिति क्या है, सभा पटल पर, ये लिखा हुआ सभा पटल पर रखे पत्रों संबंधी, आगे समिति लिख लेना, पत्रों संबंधी समिति। ठीक है, अगर कोई नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ दे रहा हूँ पहले एक बार इसको, पहला सभा पटल पर रखे पत्रों संबंधी समिति, आगे लिख लेना अपने आप समिति। यहाँ पर क्या है, नीचे इसमें लिखा क्या है, सभी कागजात संविधान व नियम, ऐसे लिखा है मैंने, सभी कागजात संविधान व नियम सुसंगत तथा हिंदी व अंग्रेजी में, और ये क्वेश्चन मार्क। अब मैं समझा दे रहा हूँ इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा सा। ये सभा पट, इसकी समिति का नाम क्या है, सभा पटल पर रखे पत्रों संबंधी समिति, यानी कि सभा पटल पर जो अध्यक्ष जी होते हैं उनके आगे जो टेबल होती है उसको सभा पटल बोल रहे हैं। ठीक है, और बल्कि नीचे वाली जो टेबल है, जो बीएससी की टेबल है, वो सभा पटल वहां पर पहुंचा दिया जाता है, तो बाद में अध्यक्ष जी के पास में वो नीचे से ऐसे पहुंचा देते हैं ऊपर के लिए। आपने देखा होगा, अगर देखी होगी एक आध वीडियो वगैरह कोई ऐसी। तो इसका काम क्या है, सभा पटल पर रखे समिति वाले, इसका समिति का काम क्या है,
इस समिति का काम इतना है कि जो कागजात आए हैं सभा पटल पर वो संविधान या जो नियम बताए गए हैं, सदन के नियम है, उनके उनसे सुसंगत है नहीं है, उससे बाहर तो नहीं है। हम पीछे भी देख चुके हैं कि सब पूरी जांच करती है सब चीजें कि ठीक ठाक है, नियम से बाहर तो नहीं है, कोई उल्लेख तो नहीं है, या सरकार की बहुत ज्यादा बेइज्जती तो नहीं करी जा रही है, बहुत चीजें तो नहीं है, या सरकार की नीतियों पे जो नीतियां चल रही पुरानी उखाड़ी वाली बातें, ऐसे बहुत सारी बातें हमने पीछे पढ़ी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, इसको हटा दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो इस समिति का काम है सभा पटल पर रखे जो कागजात है वो संविधान पर संविधान से या फिर उपयुक्त नियम बताए गए हैं उनसे सुसंगत हैं या नहीं है, और जो कागजात हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है या नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश मंत्री जो है वो हिंदी भाषी हैं और कुछ मंत्री तेलुगु तमिल इन सब ये भाषा बोलते हैं, तो उनके लिए क्या है इंग्लिश में चलेगा मामला, ठीक है, और वो इंग्लिश में समझ लेंगे। बाकी हिंदी अगर नहीं समझते तब तो ये आप लोग समझ रहे होंगे। तो हिंदी व अंग्रेजी भाषा दोनों में है या नहीं है ये भी जांच करती है समिति। तो सभा पटल पर रखे पत्रों, तो सभा पटल पर जो पत्र रखे हैं उनसे संबंधी भी एक समिति है। ठीक, अब आ जाओ अगली समिति का नाम पे आ जाओ, सदन की बैठकों से। इसका नाम क्या है, इसका नाम समझ लो पहले, सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति। ठीक है, यानी कि सदन की जो बैठक होती है उस बैठक में अगर कोई सदस्य अनुपस्थित है तो उससे संबंधी भी एक समिति है, कि कोई एब्सेंट है आज नहीं आया तो उससे संबंधी भी एक समिति है। और जो मैंने ऊपर लिख रखा है सदन के ऊपर ब्रैकेट में लिख रखा है लोकसभा, LS लिख रखा है, ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन कर रहा है ये ऊपर क्या लिखा है तो सदन के ऊपर लिखा है LS, यानी कि ये जो समिति है वो केवल और केवल लोकसभा में ही है, राज्यसभा में नहीं है। यानी कि लोकसभा में, अगर मैं इसका नाम है इसका ऐसा बनना मैं लिख सकता था कि लोकसभा में, लोकसभा की बैठक में अनुपस्थित सदस्यों से संबंधित समिति, ऐसे लिख सकता था, लेकिन इसका नाम क्या है, सदन के बैठकों, सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित समिति है। तो यदि अगर लोकसभा के जो बैठक हो रही है सदन की उसमें अगर कोई सदस्य अनुपस्थित है तो उससे संबंधित क्या है, यानी कि अब उससे संबंधित समिति क्या देखेगी, अब कोई अनुपस्थित हो रहा है तो कई बार उसको प्रार्थना पत्र वगैरह, जैसे आप लोग एप्लीकेशन देते हैं स्कूल में कि भाई हम छुट्टी मांग रहे हैं आज, तो ये टू द प्रिंसिपल है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऐसे अगर हम लोग जो लिखते हैं एप्लीकेशन या लिखते थे तो वो प्रार्थना पत्र देते थे कि इस वजह से मैं अनुपस्थित हो पाऊंगा या मैं क्लास लेने में असमर्थ हूँ, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए, या तो 1 दिन की ऐसे मांगते थे हम लोग, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, ऐसे लिखते थे हम लोग। तो इसमें शैल का उपयोग करते हैं ना, क्योंकि वो हम पक्का कह रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं कि मैं पक्का आपका आभारी रहूंगा। तो ये हम लोग जो इंग्लिश स्पीक क्लास देख रहे हैं उसमें हमने बात करी शैल कहाँ लगाएंगे, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, ठीक। तो योर्स ओबीडिएंटली डेट वगैरह डाल के ऐसे करते थे। तो मामला यहाँ पर यही है कि अगर वो भी अनुपस्थित रहेंगे सदस्य तो वो भी प्रार्थना पत्र छोड़ेंगे, वो प्रार्थना पत्र कौन देखेगा, ये वहां पे टू द प्रिंसिपल वगैरह नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में लिखेंगे, लेकिन देखेंगे ये लोकसभा के अध्यक्ष में लिखेंगे, लेकिन देखेंगे ये, तो ये बल्कि जो सदन के अध्यक्ष होते हैं उनको लिख देंगे, ठीक। तो ये समिति उस प्रार्थना पत्र को देखेगी। और यदि अगर आपको एक बार ध्यान हो, आपने पीछे पढ़ा था कि कोई सदस्य नहीं आया तो उसकी सदस्यता रद्द कब हो जाएगी, और वो कोई 60 दिन से ज्यादा नहीं आया, 60 डेज, 50 उसके बाद 60 आता है 60 डेज, यानी 60 दिन से अगर कोई ज्यादा अनुपस्थित है 60 दिन तक या उससे ज्यादा, ठीक है, तो उसकी सदस्यता कई बार रद्द हो जाती है, ऐसा हमने पीछे देखा था। उसे कारण देना होगा, बहुत बड़ा कारण देना होगा, तो वो जो कारण दे रहा है तो वो बताएगा समिति इस समिति को, और ये समिति ही बताएगी कि ये जो सदस्य है ये 60 दिन से इस सदन में नहीं आया है, अनुपस्थित रहा है, तो इसकी सदस्यता रद्द नहीं करी जाए, इसकी सदस्यता रद्द नहीं करी जाए। ये समिति सदन को एक तरीके से सलाह देगी, अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, क्योंकि इसने ऐसा बहुत कारण बताया कि ये इसके पिताजी की या फिर इसके परिवार में ऐसी बात हो गई, कुछ भी ऐसा कोई रीजन जिसको जो वैल्यूएबल लगे, जो रीजन ठीक ठाक लगे तो समिति मान जाएगी। तो समिति कहेगी भाई इस सदस्य की सदस्यता रद्द नहीं करी जाए, और यही समिति बताएगी कि किस सदस्य की सदस्यता रद्द कर दिया, उसको रिक्त कर दो, उसके पद को, जो भी वहां पर उसकी सदस्यता है उसको रिक्त कर दो, अब यहाँ पे दूसरा कोई आएगा, कोई अगर वो तो अनुपस्थित है तो कोई बहुत टाइम से अनुपस्थित है, बेवजह अनुपस्थित है, कोई कारण भी नहीं बता रहा है,
या कोई कारण बताया तो बहुत तार्किक कारण नहीं लग रहा है, ठीक है, या सुसंगत कारण नहीं लग रहा है, तो उसके पद को रिक्त करना भी इस समिति का काम है। तो रिक्त करवा देगी और फिर वहां से वो अध्यक्ष होंगे, वो उसको रिक्त कर देंगे। तो ये समिति ये सब देखेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि अगर स्कूलों में क्लास में नहीं जाते तो भी दिक्कत होती थी, यहाँ पे अगर सदस्य भी नहीं जाएंगे तो इनको भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक समिति ही बनी अलग से ये देखने के लिए। वहां पर तो क्या क्लास टीचर देख लेते थे कि कौन कौन नहीं आया, तो कभी जोर देते थे कभी नहीं देते थे, ठीक है। जब उसकी बात आती थी फीस की बात, तब ज्यादा ध्यान आता था कि बहुत टाइम से नहीं आ रहा है, फीस नहीं आ रही है, तो खंगाला जाता था उसको, उसके पेरेंट्स को वगैरह लगाया जाता था कॉल वगैरह, या फिर बुलाया जाता था। लेकिन यहाँ पर अगर सदस्य नहीं आएंगे तो इनकी सदस्यता पर बात आ जाएगी, जो इनको विशेषाधिकार मिल रहा है, जो वेतन भत्ते मिल रहा है, उस पर दिक्कत, उस पर आंच आ जाएगी, ठीक। तो उस पर इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उससे संबंधित एक समिति है जो सिर्फ यही देख रही है, और कोई समिति है जो सिर्फ यही देख रही है कि पत्रों संबंधित, कोई समिति है जो सिर्फ नियम देख रही है, कोई समिति है वो सिर्फ इसका काम इतना ही है कि आप देखो कि सरकार ने जो वायदे किए वो पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक। तो ये आपको इतनी समिति समझ में आ गई। अब अगली समिति देख लेते हैं, लास्ट वाली, सदस्यों के वेतन एवं भत्ते भत्ते संबंधी समिति। तो अब सदस्यों के वेतन एवं भत्ते संबंधी समिति, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिख दी ताकि आपको पता चल जाए, इसका काम आपको पता ही हो ये क्या काम करेगी, है ना। इसका काम बस इतना ही है कि जो वेतन भत्ते है उससे संबंधी समिति ठीक से वेतन सबको पहुंच रहा है, भत्ते संबंधी समिति किसी कोई प्रकार की दिक्कत तो नहीं आ रही, इस समिति का काम उतना है। लेकिन मेरे लिखने का तात्पर्य था कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि इससे संबंधित भी एक समिति है जो ये देखेगी ठीक से जा रहा है पैसे सबके पास, ऐसे करके। हालांकि रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, यानी कि जो जो सब उनके कंप्यूटर में जो जहाँ सैलरी जा रही निकल रही उससे सब रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन उसके बावजूद एक समिति सदस्य, इसके हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, संसदीय समिति, यानी कि सांसद लोग ही देखेंगे कि हमारे सांसदों को पैसा जा रहा है नहीं जा रहा है, हमको मिल रहा है, हम भी जो समिति हमारे पास भी आ रहा है नहीं आ रहा है ठीक से, ये देखेंगे। बाकी जो लोग बैठे हैं, जो कंप्यूटर पे बैठे हैं और वो लोग बैठे हैं जो अकाउंटेंट वाले, वो सब लोग करेंगे, वो पैसा भेजेंगे लेंगे सब देखेंगे, अकाउंट वाला काम है अलग है, लेकिन ये सदस्य लोग देख रहे हैं, ठीक। तो ये हो गई संसदीय समितियां, यहाँ जो 19 तक लिखा है ये संसदीय समितियां मेन मुख्य थी, मैंने आपको बता दी, ठीक। अब आ जाते हैं कुछ अलग हटके जो संसदीय समिति संसद से कुछ हद तक रिलेट कर रही है, लेकिन पूरी तरीके से तार्किक तौर पर ये संसदीय समिति नहीं कहलाएंगी, ठीक है। तर्क संगत तौर पर नहीं कहलाएंगे, लेकिन संसद से ही रिलेटेड है, तो इसलिए पढ़ लेते हैं इनको। जैसे 20 नंबर पे मैंने लिख रखा है परामर्शदात्री समितियां। तो परामर्शदात्री समितियां बहुत होती है, ठीक है, लगभग 32 के आसपास इनका नंबर है, ठीक। तो परामर्शदात्री संबंधियां बहुत है। तो इसमें बस इतना ध्यान रखना है एक बात कि ये तार्किक तौर पर संसदीय समितियां नहीं है, ठीक है। मैंने आपको यह लाइन खींची थी रेड वाली लाइन, इसका मतलब है कि संसदीय समितियां यहाँ तक समाप्त हो गई। अब क्या है जो है ये तार्किक तौर पर संसदीय समितियां तो नहीं है, लेकिन संसद समिति से रिलेट करती हैं और कई बार पूछ ली भी जाती है, तो इसलिए हम लोग ने पढ़ लेना चाहिए इसको। तो पढ़ लेते हैं क्या है परामर्शदात्री समितियां। तो परामर्शदात्री यानी देखो सीधे लिखा परामर्श देना एक तरीके से। तो ये समितियां क्या है, ये संसदीय समिति तो नहीं, संसद में तो नहीं होती, फिर कहाँ होती है, ठीक है, मंत्रालय, जो विभिन्न मंत्रालय बने हैं अलग अलग, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, जो मंत्रालय ये बने हैं, तो इन मंत्रालयों की समितियां होती है, ठीक है, इन मंत्रालयों का अधीन। तो ये परामर्शदात्री समितियां इनके लिए बनती है, मंत्रालयों के लिए। अब क्या है, अब इनके अध्यक्ष कौन होंगे, तो अध्यक्ष होंगे जो जिस मंत्रालय से परामर्शदात्री समिति है, तो उस मंत्रालय का जो मंत्री होगा तो वो इसका अध्यक्ष बनेगा, या फिर उसका राज्य मंत्री उस मंत्रालय का राज्य मंत्री बनेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कि हमने पढ़ ही चुके हैं मंत्री राज्य मंत्री ये सब पकड़ा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो मंत्री या फिर राज्य मंत्री वो अध्यक्ष बनेगा, ठीक है, जो परामर्शदात्री समिति होती है। और विभिन्न मंत्रालय जो अलग अलग मंत्रालय हैं उनकी अलग अलग परामर्शदात्री समितियां हैं। इसका मोटा मोटा काम क्या कि संसद जो सदस्य हैं सब मिलके आए और आपस में, और इनको एक मंच मिले, आपस में डिस्कशन हो जाए, ऐसे करके बात है, इसका काम इतना ही है और ज्यादा कोई अधिक काम है नहीं, ठीक। तो आपको परामर्शदात्री समिति समझ में आ गई होगी। इसको मैं इस पर ध्यान रखना है कि ये संसदीय समितियां नहीं है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं तो वो उस मंत्रालय के मंत्री या फिर, अब इसमें अब ऐसे आ जाएगी कौन सी मंत्री अगर नाम लिख सकते हैं, हालांकि
अगर ऐसे से कह दें कि जैसे कौन सी समिति है जिसमें मंत्री शामिल हो सकते हैं, तो इसमें मंत्री शामिल हो सकते हैं पर और ऐसा जाए कि जो ये कि कौन सी संसदीय समिति है जिसमें मंत्री शामिल हो जाते हैं, तो आप कहोगे ऐसी संसदीय समिति कोई नहीं है। ठीक है, संसदीय समितियों में मंत्री शामिल नहीं होते, चूंकि ये संसदीय समिति नहीं है परामर्श जाति, इसलिए इसमें मंत्री शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि एकमात्र अगर ऐसे पूछे कौन सी समिति, यहाँ पे संसदीय नहीं लगाया उन्होंने, तो कौन सी समिति है जिसमें मंत्री शामिल हो सकते हैं, और उसमें ऑप्शन दे दिया है इनमें से कोई नहीं, तो मत लगाना, तो लगाना कि परामर्शदात्री समिति, इसमें मंत्री शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो मंत्री शामिल है मंत्री, और क्योंकि मंत्री अध्यक्ष ही बन जा रहे हैं इसमें मेन तो, और राज्य मंत्री बनेंगे आप। अच्छा, अब आ जाओ, मैंने आपको बताया था बहुत पहले बताया था कैबिनेट समिति, मैंने दो जो समितियां हैं वो पीएम मोदी ने अपने अंडर में बनाई है, अपनी अध्यक्षता के अधीन बनाई है। तो पीएम की अध्यक्षता में ये दो समितियां उन्होंने बनाई है। किस लिए बनाई है? एक तो अर्थव्यवस्था में सुधार हो, एक समिति इसलिए बनाई है, और जो बेरोजगारी वाला जो मुद्दा है उससे निपटने के लिए एक समिति बनाई है, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? पीएम मोदी खुद कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने दो नई समितियां बनाई, कैबिनेट समिति जिसे हम बोलते हैं। तो ये कैबिनेट समिति क्या है आप समझो, एक का नाम क्या है, ये लिखा है कैबिनेट कमिटी, COMM, मैंने डॉट मार दिया। ठीक है, तो कैबिनेट कमिटी, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ अगर आपको छोटा दिख रहा है तब। ठीक है, कैबिनेट कमिटी, कमिटी को मैंने शॉर्ट में लिख दिया COMM करके लिख दिया और डॉट मार दिया। तो आप इसकी पूरी स्पेलिंग क्या है? COMMITTEE। ठीक, तो कैबिनेट कमिटी ऑन किस पे? इन्वेस्टमेंट, लिखा है इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, मैंने पढ़ के बता दिया आपको। पहली का नाम क्या है? कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। जो इन्वेस्टमेंट आ रही है यानी कि जो पैसा आ रहा है वो इन्वेस्ट करने वाला वो मामला, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। ठीक, दूसरी कमेटी का नाम क्या है? कैबिनेट कमिटी ऑन किस पर? एम्प्लॉयमेंट, ये लिखा है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी कि स्किल डेवलपमेंट। तो जो पहली वाली कमेटी है कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ का इसका काम क्या है? इसका काम है अर्थव्यवस्था में सुधार लाना। वो जब देखेगी कमेटी कैसे कर सुधार लाना है वगैरह, ये सब चीजें काम देखेगी। और जो कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट है जो, तो इसका काम क्या है? बेरोजगारी से निपटने के लिए। ठीक, और अध्यक्षता इसकी कौन करेंगे? पीएम मोदी। 10 के आसपास सदस्य इन दोनों में ऐसे, तो वो देख लिया जाएगा बाद में, सदस्य वगैरह तब पूछा नहीं जाएगा, खाली नाम ध्यान रखे जाएंगे, आपको रखने भी है और ऐसे आ सकता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? पीएम जी, मोदी जी करेंगे, या फिर तो आगे अगर अगले जो पीएम कोई भी बनेगा तो वो ऐसी कमेटी चलाना चाहेंगे तो चला सकते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं कि परमानेंट वाला मामला इनका मामला है, स्थायी समितियों में नहीं आ गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि उन्होंने जो मोदी जी हैं उन्होंने अपनी अध्यक्षता खुद नई दो बनाई है, दो नई बनाई गई है, ऐसी चली नहीं आ रही, स्थायी समितियां नहीं है ऐसी। ठीक, ये ध्यान रखना आपको। तो ये दोनों का नाम ध्यान रखना है। और ये इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ किससे जुड़ी है? अर्थव्यवस्था में सुधार से जुड़ी है। और एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट जो कमेटी है कैबिनेट कमेटी, ये कैबिनेट कमेटी है, संसदीय समिति नहीं है। ये क्या है? कैबिनेट समिति है, संसदीय समिति नहीं है, ध्यान रखना आप लोगों को। और ये परामर्शदात्री है, ये भी संसदीय समिति नहीं है। तो यहाँ तक हाल फिलहाल हम लोगों ने समितियों ठीक से पढ़ ली। अब समिति अब पढ़ ली, अब आ जाओ कि समिति के, ये लिखा है लास्ट में टॉपिक है समिति के गठन, समिति गठन के, यहाँ लिखा समिति गठन के, यहाँ लिख दिया लाभ क्या क्या है वो नीचे आ गए, और उसकी सीमाएं क्या है? समिति गठन अगर कर लिए तो क्या सीमा है, कहाँ पर हम समिति गठन को बहुत उसका फायदा नहीं उठा पा रहे, उसकी सीमा भी क्या क्या है, तो वो पढ़ लेते हैं। लाभ पढ़ लेते हैं पहले, लाभ क्या क्या है। समिति गठन, अगर समिति हम कोई गठित करते हैं तो पहले या तो हमारे समय की बहुत बचत हो रही है। समय की बचत क्या हो रही है? कि हमें प्रशासनिक दक्षता लाई है, चाहिए लोकतंत्र में अगर मजबूती लानी है तो प्रशासनिक दक्षता चाहिए। और उस टाइम क्या है, लोकसभा में बहुत सारा काम है, राज्यसभा में बहुत सारा काम है, तो प्रॉपरली ठीक से हमारे जो विधेयक वगैरह है, प्रशासनिक दक्षता अगर आनी है, विधि निर्माण अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए समय से चर्चा, पर्याप्त चर्चा चाहिए पहले। तो ये सब चीजें हो नहीं पाती, पर्याप्त चर्चा हो और ठीक ठाक हो, हर विषय हर मुद्दे पे ठीक ठाक बात हो जाए, ऐसे नहीं हो पाता, क्योंकि अलग बहुत सारे काम बहुत सारे सौंपे गए हैं लोकसभा और राज्यसभा को। तो इसलिए समितियां बनाएंगी, अलग से समिति उसे पूरी थॉरोली डिटेल कर लेती है, और जो मेन पॉइंट होता है आके वहां पे खाली एक मेन चर्चा हुई, जो खाली बहस हुई उस पर,
और ठीक से बिंदु, सारे बिंदु अलग अलग जो देखने थे वो समिति ने देख लिए। अब मेन टॉपिक पे आकर चर्चा हो गई, सदन में बहस हो गई और वोटिंग हो गई, इतना काम हो गया। यानी कि पूरा काम बिंदुओं पे देखना, ऐसा ऐसा काम वो सब समिति ने कर लिया अपने अलग अलग। तो समय की बचत हो जाती है और पर्याप्त रूप से चर्चा का समय मिल जाता है। यानी कि जितना समय है वो उसमें चर्चा ही होगी, बहस होगी, चर्चा होगी। बिंदु बिंदु समय वो उनके मन सब समिति ने देख के वो बैठा दिया, मेन ये वाला मामला है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। लाभ क्या है, समय का बचत होती है, पर्याप्त चर्चा हो जाती है। और विपक्ष का पक्ष यानी कि क्या है, इसमें विपक्ष भी ठीक से मजबूत नजर आता है, क्योंकि समिति में जब चुने जाएंगे तो विपक्ष भी समिति बैठेगा, तो उसकी बात भी ठीक से सुनी जाती है। यानी कि और सदन में क्या है, लोकसभा इसमें क्या है, लोकसभा में विपक्ष पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सदन में क्या मामला है, सदन में होगा साधारण बहुमत वगैरह भी चाहिए होता है, तो विपक्ष पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या समिति में विपक्ष का भी जोर चलता है। जो समिति में कोई भी जो निर्णय लिए जाते हैं वो बहुमत से लिए जाएंगे, तो उसमें विपक्ष भी एक पक्षधार होता है अच्छा खासा, तो विपक्ष का पक्ष भी यहाँ पे सामने आता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये एक फायदा है इसका, यानी कि विपक्ष भी यहाँ मजबूत नजर आता है थोड़ा। अच्छा, ये समिति गठन से लाभ क्या है, समिति गठन से प्रशिक्षण भी मिलता रहता है। किनको, जो भावी मंत्री हैं, जो बनने वाले मंत्री, यानी कि अगर कल को तुम मंत्री बन गए तो ऐसे करके ध्यान रखा जाएगा, ये काम ऐसे से होते हैं, वो मंत्री तो मंत्री बन सकता है कोई भी, मोदी जी किसी को भी कह सकते हैं मंत्री बना दिया जाए, किसी को मंत्री पद से हटा भी सकते हैं, ऐसा वाला मामला है ना। तो ये चीज है, तो ये चीज जो है मंत्रिमंडल में शामिल करने से, तो भावी मंत्री जो कल को बनने वाले वो, और जो पीठासीन अधिकारी हैं, ठीक, पीठासीन अधिकारी आपको पता ही है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष बैठे रहते हैं, कहीं वो कुर्सी छोड़ेंगे तो दूसरे नंबर पे जो एक पूरी लिस्ट है 10 सदस्यों की, जो अगर ये अध्यक्ष उपस्थित नहीं होंगे सीट पर तो ये इनके बाद माने जाएंगे अध्यक्ष। ये भी नहीं उपस्थित होंगे तो तीसरे नंबर वाले अध्यक्ष माने जाएंगे, ये भी उपस्थित नहीं होंगे तो चौथे नंबर वाले माने जाएंगे। तो ऐसे जो पीठासीन अधिकारी हैं, ठीक है, उनके लिए भी प्रशिक्षण मिलता रहता है समिति से, कि समिति ऐसे काम करती है तो ऐसे काम होता है, तो उसमें ठीक ठाक प्रशिक्षण होता रहता है इनको भावी मंत्रियों के लिए और पीठासीन अधिकारियों के लिए। तो ये प्रशिक्षण लिखा है और एक एरो गया भावी मंत्री के लिए, एक गया है पीठासीन अधिकारी के लिए। अब अगला आ जाओ, अगला लिखा है संसद एंड लोगों के मध्य की कड़ी। यानी कि जो समिति है वो समिति क्या है, बीच की कड़ी काम कर रही है। किसकी कड़ी काम कर रही है, तो यहाँ पे जनता है और यहाँ पे संसद है, तो संसद और जनता के बीच में कड़ी है, वो कौन सी, समिति है। यानी कि समिति के काम करी, जनता की बात संसद तक पहुंचा रही है ऐसे करके, और संसद की फाइनली बात, संसद जो बिल लागू कर रही है, कानून बना रही है, वो जनता तक पहुंचा रही है, ऐसे मामला है। ठीक, वो कार्यपालिका, हालांकि काम मेन है कार्यपालिका का, लेकिन वो काम क्या है, जो समिति पहले सौंपेगी ना, तब बाद में इधर आएगा रिपोर्ट, तो एक मंत्रालय हुई, अलग अलग समितियां हैं, तो नीचे पहुंचता है मामला, तो यानी कि बीच की कड़ी का तरह काम कर रही है ये क्या, समिति जो है। तो ध्यान रखना। अगला लाभ क्या है, सदस्यों की जवाबदेही सुनिश्चित करना। यानी कि बहुत थॉरली, ठीक से एक एक बिंदु पे बहुत जांच करती है समिति, और उसके बाद जब अपनी रिपोर्ट सौंपती है सदन को, तो फिर जब चीजें सब सामने निकल के आती है तो सदस्यों को जवाब देना पड़ता है कि भाई ये चीज क्या है, इसका जवाब दो, ये चीज क्या है, तो जवाबदेही सुनिश्चित होती है। वरना पता चली ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल गए तो काम ही नहीं बन पाया। अब समिति पूरा ठीक से एक एक बिंदु देखेगी, एक एक चीज खराबी वाली भी पता करेगी, अच्छी वाली भी पता करेगी, तो इससे सदस्यों की जवाबदेही, तो यानी खराब वाले मामले में सदस्यों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है समिति गठित, ये चीज हमें पता लगती है। तो ये लाभ हो गए इसके। अब इसकी सीमा कहाँ पर हमें दिक्कत पड़ रही है कि अगर ये थोड़ा तो और हो जाए सही, तो समिति गठन करना हमारे लिए लाभदायक हो जाए। तो अब समझो क्या है, इसमें मंत्री शामिल नहीं है, किसी समिति में हमने देखा कि मंत्री शामिल नहीं होंगे, और यदि कोई सदस्य है जो मंत्री बन गया तो वो उसी तिथि से उस समिति का सदस्य नहीं रहेगा, ये हमने देखा था। तो मंत्री शामिल नहीं है, तो कई बार जब समिति कोई जांच कर रही है किसी टॉपिक पर, किसी विधेयक पर कब जांच कर रही है, उस जांच में उसे आवश्यकता पड़ गई कि ये तो इस मंत्रालय संबंधित बात है, तो ये मंत्री जी इसका साक्ष्य वगैरह प्रस्तुत करें, तो समिति वो उसमें तो आ ही नहीं सकते, तो मंत्री जी के पास बाद में पहुंचा जाएगा, ऐसे मामला है। तो मंत्री जी अगर वहीं पे मौके पे होते तो मंत्री जी ठीक से साक्ष्य प्रस्तुत कर देते। तो साक्ष्य यानी कि एविडेंस प्रस्तुति में दिक्कत आती है, यानी कि ठीक से जो समिति जब डिसाइड करती है तो उस टाइम मंत्री जी वहां पे होते नहीं है और उनकी चीज संबंधित होती नहीं है, तो इसीलिए दिक्कत आती है कि वहां पर ठीक से कई बार जांच वगैरह नहीं हो पाती है। तो मंत्री शामिल नहीं है, तो यहाँ पर साक्ष्यों की प्रस्तुति में थोड़ी दिक्कत होती है, ये बात आपको एक सीमा नजर आ रही है। अब क्या है, जो समिति गठित करी जाती है उसका काम क्या है, वो जो काम हो चुका है उसकी जांच करती है, जो काम हो चुका है
उसकी जांच करती है, ना कि लिखा है हो चुके की जांच करना, ना कि होने वाले की। तो दूसरा वाला मैं बोल दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि जो काम हो चुका है उसकी जांच करती है समिति, ना कि कोई काम होने वाला है ला उसकी पहले जांच कर ले जो आपने चीजें सौंपी वगैरह। ठीक, ये चीज समझ लो। अगली सीमा इसकी क्या है, संसद द्वारा अनुमोदित जो नीति, अगर कोई संसद ने कोई नीति अगर अनुमोदित कर दी, ठप्पा लगा दिया कि संसद से पारित हो गई वो नीति वगैरह बनने के लिए, तो उसकी जांच नहीं करी जा सकती। यानी कि नीति पर संसद का अधिकार होता है, तो उसकी जांच समिति नहीं कर सकती। ये हमने कई बार कई जो समितियां थे उनकी सीमाओं में देखा था, एक दो समितियों की सीमाओं में कि ऐसे नीति की जांच नहीं कर सकती। ठीक, अब जो लास्ट है जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीमा में अच्छे से लिख सकते हो कि अगर कोई भी समिति कितनी भी सलाह दे दे, कुछ भी कर ले, सर पटक ले, लोक लेखा समिति कितना भी अच्छे से देख ले, कितना भी अच्छे से भ्रष्टाचार उजागर कर दे, सरकार उस पर बाध्यकारी नहीं है। वो तो मीडिया है, सोशल मीडिया, इन सब की ताकत होती है और न्यायपालिका है, उसकी वजह से चीजें हो जाती हैं, लेकिन सरकार बाध्यकारी नहीं होती है। तो समितियों की कितनी भी सलाह चाहे हो जाए, वो ना तो बाध्यकारी होती है, ना ही निदेशात्मक होती है, केवल और केवल सलाहकारी होती है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ी लिमिटेशन, सबसे बड़ी सीमा मान लो, और सबसे बड़ी हानि भी है एक तरीके से। ठीक, तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि बाध्यकारी नहीं, ना तो निदेशात्मक है, ना केवल सलाहकारी है। ठीक, तो ये लगभग हमने मूल तौर पर समितियां देख ली सारी, और इसी के साथ हमारा समिति का टॉपिक तो समाप्त हो रहा है, साथ ही साथ हमारा संसद का टॉपिक भी समाप्त हो चुका है। आपको इसमें आराम से सर्च मार के बाद में भी कोई जो भी आप लोग वीडियो देखें तो देख सकते हैं, बाद में वीडियो देखने वाले ठीक से पूरा संसद पढ़ा हुआ है, आपको अच्छे से एक चीज पूरी एक जगह मिल जाएगी, प्ले लिस्ट बनी हुई है। अब क्या है, हम लोग राज्य के विधानमंडल की तरफ मूव करेंगे अगले वाले लेक्चर में। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।